एक बार पुनः आपका ईवेचएस चटनी यूट्यूब साइट पे आपका स्वागत है। अब हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पे विस्तार से जानेंगे। इन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ते समय हम सबसे पहले कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड जब हम काली परत चढ़ाते हैं तो यह काला पदार्थ क्यों बना। इस प्रश्न का जब उत्तर हम ढूंढना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना। कॉपर के जब दो अणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से जब मिलते हैं और जब मिल जाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन जो उत्पाद बनता है उसे हम दो अणु कॉपर ऑक्साइड का कहते हैं। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। पुनः जब कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ तापन कराया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और हमें जल की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित भी हो सकता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम जानने के लिए जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक बनता है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। इस तरह से यह जो रिएक्शन है यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अवश्य ही देखा है कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या कभी आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। पुनः हम संक्षारण को समझेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस संक्षारित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के ही अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम विकृति, गंधिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृति गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आपको यह मालूम है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं? क्यों? इसका छोटा सा संक्षिप्त सा जवाब है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। अब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा, क्या जाना। तो एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।
योजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। और अंत में जिस चीज़ के बारे में हमने जाना उपचयन और अपचयन, इसको संक्षिप्त में एक वाक्य में जानेंगे। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है।